अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, कैफ 05 का। और कितने बच्चों का आज पहला दिन है? खैर से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कल कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। कल हमने IAS 36 रिवाइज किया था, वो तो मैं रिवाइज नहीं करवा रहा, आपको पता ही है। रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करके इम्पेयरमेंट लॉस हम टेस्टिंग करते हैं, लॉस निकल भी आता है नहीं भी, एक सवाल किया था बस, ठीक है। बाकी जो हमने IAS 38 वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा स्टैंडर्ड, हमें सारी चीज़ें कैसे पता लगी थी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये हमें पता चला था जनाब। हमने ना ये काम किया था कल। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया, चाहे वो सुकून से टेक शेक लगा के अपने मोबाइल के ऊपर कल वाला लेक्चर ले लें, लेकिन ले ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का आपको पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे पर्चे के अंदर कितने सवाल आते हैं, कितने बड़े सवाल, कितने छोटे सवाल, कितने मंझले सवाल, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं लाजमी टेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी बातें पता होंगी तो आप वो टारगेटेड ऑपरेशन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमें सारी बातें कल पता लगी थी। तो इंटेंजिबल का जो स्टैंडर्ड हमने कल शुरू किया था, वो इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। उसको आप अगर देखें तो पिछली 5 अटैम्प्ट्स के अंदर 4 में वो आया है, और एक दफ़ा तो 19 नंबर का भी आया है, बाकी 8 से 9 नंबर का हर अटैम्प्ट में सवाल इससे आता है। बाकी किस किस किस्म के सवाल आते हैं वो तो मैं आपको इस टॉपिक को करवाते हुए ही करवाऊंगा। तो इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल एक ऐसा एसेट है जिसमें 3 खसूसियात पाई जाएं। वो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट। ये कल जो नहीं आए थे उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, और वैसे भी रिवाइज तो करवाना ही था, तो ध्यान से देख लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत सिंपल बातें कल की थी, आज थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंटेंजिबल 3 खसूसियात रखने वाली चीज़ जो है उसको, यानी एसिड जो है उसको हम इंटेंजिबल एसिड कहते हैं। वो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब नॉन मॉनिटरी का मतलब वो कैश ना हो, मनी ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, फिजिकल सब्सटेंस ना हो, मतलब वो हमें नज़र ना आ रहा हो, टच ना कर सकते हो, ठीक है। और आइडेंटिफिएबल के बारे में कहा था कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आइडेंटिफिएबल जो है वो सेपरेबल होगा, तो हम कहेंगे आइडेंटिफिएबल है। सेपरेबल का मतलब क्या है? एक बिजनेस के पास एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो उस सॉफ्टवेयर को अपने से अलग करके बेच सकते हैं, तो ये सेपरेबल है, ठीक है। और अगर वो कोई लीगल राइट है तो हो सकता है वो सेपरेबल ना हो। क्या मतलब? हमने गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लिया कि हम अगले 15 साल तक लीज पे हमने ले लिया एक पहाड़ के, यहां से हम नमक निकालेंगे, तो हमें लाइसेंस मिला है माइनिंग का अगले 15 साल का। हुकूमत ने लिख दिया ये लाइसेंस, हुकूमत ने क्या लिखा पफ वाले भाई? ये लाइसेंस आप आगे किसी को दे नहीं सकते। अब ये सेपरेबल तो ना रहा, लेकिन ये सेपरेबल नहीं भी है, तो चूंकि ये एक लीगल राइट है, तो इसका सेपरेबल ना होना भी इसको इंटेंजिबल की डेफिनेशन निकालता। यानी सेपरेबल, आइडेंटिफिएबल होने के लिए 2 चीज़ों में से कोई एक हो जाए तो हम कहते हैं कि ये आइडेंटिफिएबल है। या तो वो सेपरेबल हो, या वो अगर किसी वजह से सेपरेबल नहीं है तो वो लीगल राइट है या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। तो हम कहते हैं कि इस कागज के पीछे जो राइट छुपा हुआ है कि हम एक काम कर सकते हैं, इसकी हमें जो इजाजत मिली हुई है, ये काम एक इंटेंजिबल एसेट है। चाहे वो आप बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकते अगले 15 साल तक, हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है कि लाइसेंस आपका ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन स्टिल वो सेपरेबल ना होते हुए भी इंटेंजिबल में कब क्यों फॉल कर जाता है? क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मैंने बताया था कि मेरी प्रोडक्ट का डिजाइन भाई ने ले लिया और कहा कि आज से ये डिजाइन की प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा। जो जूते आपने डिजाइन किए थे, आपके रजिस्टर्ड डिजाइन है, वो आप डिजाइन मुझे दे दें इतने रुपए का, आज के बाद इस डिजाइन के जूते मैं बनाया करूंगा, आप अरेस्ट करें। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है ये, मैंने उनको अपना डिजाइन जो है वो कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया होगा। तो लीगल राइट भी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी, ठीक है। तो इंटेंजिबल क्या है? वो एसिड जिसमें 3 खसूसियात पाई जाए, आइडेंटिफिएबल हो, चाहे सेपरेबल होकर, चाहे लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होकर, ठीक है, नॉन मॉनिटरी हो, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये एसी है, ये एक एसी है, ये आइडेंटिफिएबल है? यस। क्यों? सेपरेबल है, इसको यहां से उतार के बेच दो, बाकी बिजनेस को तो कोई मसला नहीं। नॉन मॉनिटरी है? बिल्कुल, ये कैश नहीं है, नॉन मॉनिटरी है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है? ओ
तो इसलिए ये पीपीई था, ये इधर फॉल नहीं किया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सेपरेबल है, आइडेंटिफिएबल है, बिल्कुल। आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो होती है ऐसी, वेले पैसे पड़े थे, चलो ये जमीन लेकर रख लो, कभी काम आ गई, बाद में बेच देंगे पैसे कमाकर, ठीक है, या रेंट पे दे रहे होते हैं। तो कोई भी एसेट आप अलग करके बेच सकते हो, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर, तो आइडेंटिफिएबल है, नॉन मॉनिटरी है, लेकिन क्या विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो फिर वो इंटेंजिबल में नहीं फॉल की थी, वो कहां चली गई थी, IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। ठीक है, मार्कर्स बना के रखे हमने, वो नया ज्योमेट्री बस मेरा, अच्छा मार्कर बना के हमने रखे हुए हैं स्टॉक में। ठीक है, ये मार्कर हमने बनाकर रखे हुए हैं, आइडेंटिफिएबल है, बिल्कुल बिल्कुल, नॉन मॉनिटरी है, बिल्कुल नॉन मॉनिटरी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है नहीं, तो इसलिए हमने इसको इंटेंजिबल नहीं कहा था, इन्वेंट्री कहा था। सेल करने के लिए बना के रखे हुए ना, इन्वेंट्री। ठीक है, तो एसेट है इन्वेंट्री, एसेट है पीपीई, एसेट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन वो IS 2 का इन्वेंट्री, IS 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या IS 16 का पीपीई बना था, क्योंकि उन सब का फिजिकल सब्सटेंस था। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस थी। लेकिन अगर ये दो चीजें हों और तीसरी साथ शामिल हो जाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता उसका। मैंने आपको कहा था कि सीडी से ना धोखा खाना, सीडी सॉफ्टवेयर नहीं है, सीडी के अंदर मौजूद वो सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर मौजूद है, वो असल में है, उसको आप टच नहीं कर सकते। ये लाइसेंस किधर गया यार मेरा, ये पड़ा है, ये लाइसेंस जो हुकूमत से मिला था, ठीक है, ये कागज का टुकड़ा जो है, ये सिर्फ उसका प्रूफ है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये देखे लाइसेंस को मैंने टच कर लिया, ये तो टेंजिबल है। नहीं भाई नहीं, इस लाइसेंस के पीछे वो राइट टू माइन फॉर 15 ईयर्स जो है, दरअसल वो इंटेंजिबल है, उसको तो हम टच नहीं कर रहे। ठीक है, तो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और फिजिकल सब्सटेंस ना हो, तो वो इंटेंजिबल में फॉल कर जाता है। ये था इंटेंजिबल। ठीक है, फिर अगली बात हमने की कि हाँ, एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट की थी हमने कि स्टाफ ट्रेनिंग या एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई भी खर्चा करेंगे तो उसको आपने हमेशा क्या करना है, एक्सपेंस आउट। क्यों क्यों क्योंकि स्टाफ को ट्रेन करेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उसको एसेट ना बनाएं, हो सकता है वो चला जाए, आपने खर्चा किया तो। एडवर्टीजमेंट आप जितनी मर्जी हैवी कर लें, आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों खर्चे हमेशा IS 38 कहता है, प्रोहिबिट करता है कि इसको कैपिटलाइज नहीं करना, इनको हमेशा क्या कर दो, एक्सपेंस आउट। एक ये बात हमने पढ़ी थी, ऐसे ही कल भी पढ़ी थी, ये ना समझना आज स्पीड चल रहा है, कल भी इतनी बात ही की थी, अब इससे और ज्यादा क्या बात करूं इसके ऊपर, है ही इतनी सी। ठीक है, और अगली बात फिर हमने की थी, जो इंटांगेबल्स होते हैं, इंटांगेबल्स हम खरीद भी सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं। जैसे टांगेबल्स हम खरीद भी सकते थे, खुद बना भी सकते थे। बोलो, हम बिल्डिंग बनी बनाई खरीद लेते थे, IS 16 FAR 1 में हम बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते थे। ठीक है, ऐसे ही हम इंटांगेबल्स जो हैं वो बने बनाए खरीद भी सकते हैं, खुद बना भी सकते हैं। अगर बने बनाए खरीदेंगे तो बहुत सिंपल, कैपिटलाइज कर दें, और वही रूल्स हैं, किस अमाउंट पर कैपिटलाइज करें, वो सारे असूल वही हैं, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। यहां पर भी वही वाले तीन, पहली बात आएगी, पहली बात स्टैंडर्ड ये कहेगा कि आपने इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है, तो फिर बताओ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है तो रिकॉर्ड करो। फिर हम कहेंगे अच्छा जी रिकॉर्ड करना है तो इनिशियली किस पे करें, मतलब बिल्कुल भाई भाई IS 16 IS 38 IS 40 बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं। किस पे रिकॉर्ड करें जी, कॉस्ट पे, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या होगा, अब अगर हमने परचेजा है, चेजा वो नहीं जो आप लगाते हैं, दूसरा परचेजा है अगर हमने, तो परचेजने की कॉस्ट क्या क्या होंगी, परचेज प्राइस और सारे जरूरी खर्चे जो उसके साथ रिलेटेड है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। उसके अंदर कमीशन किसी को पे किया, कोई आपने लीगल फी पे की, अपने नाम करवाया, ट्रांसफर फी पे की, कोई हुकूमत को आपने नॉन रिफंडेबल टैक्स पे किया, बिल्डिंग के लिए कैरेज इनवर्ट नहीं हो, मैं बिल्डिंग की मिसाल ले रहा हूं इसलिए वो रहने देना। ठीक है, कि आप बिल्डिंग उठा के वहां से यहाँ वैसे आजकल ऐसी बिल्डिंग्स भी आ गई हैं, खैर चले छोड़े। तो परचेज अगर आपने किया है इंटेंजिबल को, तो उसको क्या करेंगे, आप आंखें बंद करके कैपिटलाइज करेंगे, और कैपिटलाइज करेंगे वो पढ़ लेंगे थ्योरी के अंदर, मैंने सफ़े मंगवाए, अगर उसमें आप पता नहीं वो भूल ना गया हूँ, खैर पता है आपको, जब बुक आ जाएगी तो उसके अंदर फिर पढ़ा भी दूंगा कि आपने परचेज इंटेंजिबल को उसकी कॉस्ट के ऊपर कैपिटलाइज करना होता है, और कॉस्ट में क्या होगा, परचेज प्राइस, और लिख ही देता हूं, कैपिटलाइज एट कॉस्ट। ठीक है जी, और कॉस्ट में क्या क्या होगा,
परचेज प्राइस प्लस ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना जरूरी है। यानी कि जो स्पेसिफिकली इस इंटेंजिबल को खरीदने से रिलेटेड हो। आपने इंटेंजिबल चाइना से खरीदा, आपने अपने इंजीनियर को भेजा चाइना, इसको चाइनीज बोलनी भी आती थी, बोल के दिखाओ जरा, ठीक है ना बोलना। तो इसको जो भेजा आपने, तो इसने जाने आने का खर्चा किया, वहां रहा, खाया पिया, ठीक है। तो ये जरूरी था, हमें पता नहीं था इंटेंजिबल किस तरह का हमने जो खरीदना है, कैसी क्वालिटी का है, तो ये जाके वहां से खरीद के ला रहा है, ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, तो ये भी उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। इस तरह से मतलब हर वो जरूरी खर्चा जो उसको खरीद कर हम तक लाने के लिए जरूरी है। इवन खरीद लिया, सॉफ्टवेयर है मिसाल के तौर पे, इंस्टॉलेशन अब सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आपने एक्सपर्ट बुलाया उसी कंपनी से, उसने आगे अलग पैसे चार्ज किए इंस्टॉलेशन के, तो वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है जी बेटा। जी बेटा, टेस्टिंग कॉस्ट जो है वो परचेज करने के बाद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद हमारी उनके साथ भी बात हुई होती है कि अगर हमने टेस्ट किया, ये हमारे हिसाब से ना निकला, तो या इसको बदल देना। वो कह के बेचते, उन्होंने चीज़ बेचनी है, वो कहेंगे आपको भाईजान ले जाएं, महीना 2 चलाएं, अगर पसंद ना आए तो वापस कर लेंगे, दूसरा दे देंगे आप, ठीक है। तो टेस्ट हम बाद में करते हैं, जाहिर सी बात है बेटा, इंस्टॉल करेंगे तो टेस्ट रन से गुजारेंगे, ठीक है। और टेस्ट रन की कॉस्ट सिर्फ एसडी कॉस्ट में ऐड होती है। खैर चलें छोड़ें, वो बात में बात करेंगे, बात और तरफ ना लेके जाएं। सादा बात, इंटेंजिबल अगर आपने खरीदा है तो उसको क्या कर लें, कैपिटलाइज। या तो आप खरीदेंगे या खुद बनाएंगे। खरीदेंगे तो कैपिटलाइज करें, अगर खुद बनाएंगे तो यहां पर फिर बात थोड़ी सी बढ़ गई थी। मैंने आपको कहा था कि सारी दुनिया के जो इंटेंजिबल्स हैं, अकाउंटेंट ने उनको इस एक सफ़े पे लिखा। ये सारी दुनिया के इंटेंजिबल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, डिज़ाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, सारी दुनिया के इकट्ठे हो गई है, ठीक है। ये सारे एक सफ़े पे लिखे और अकाउंटेंट्स ने 5 इंटेंजिबल्स को अलग कर लिया, ठीक है ना। जितने थे इन 5 के अलावा वो तो इधर आ गए। इन 5 के बारे में क्या है, स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने इंटरनली जनरेट किया है उन 5 के अलावा किसी भी इंटेंजिबल को, वो 5 कौन से बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी आपने इन सब इंटेंजिबल्स को अगर इंटरनली जनरेट किया है तो मतलब आपने कुछ टाइम लगाना है, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर बनने में कुछ टाइम लगेगा, कोडिंग हो रही होती है उसकी, फिर वो कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे हैं उसको बनाते हुए सॉफ्टवेयर, ठीक है। साइंसदान, जो कंप्यूटर साइंसदान बैठे होते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, टाइम लगता है उसके ऊपर, कॉस्ट लगती है उसके ऊपर। आपने कोई दवाई का फॉर्मूला तैयार करना है तो आप उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारा टाइम लगता है, आप रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, फिर कहीं जाके उसका फॉर्मूला तैयार होता है, जिस हिसाब से फिर आप जो है वो उसकी प्रोडक्शन करते हैं, मैस प्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी चीज़ है, आपने कोई वैक्सीन बनानी है, कोई आपने प्रोडक्ट बनानी है, कोई बोतल बनानी है नए फ्लेवर की, आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, एक फार्मूला निकालते हैं, एक रेसिपी होती है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी फार्मूला, कोई भी डिज़ाइन, कोई सॉफ्टवेयर इंटरनली जनरेट किया है तो उसके ऊपर कुछ वक्त लगेगा, एक प्रोसेस चलेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि पहले आप रिसर्च स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ शक्ल जब बनना शुरू होगी तो फिर उस फेज़ को डेवलपमेंट फेज़ कहा जाता है। आज मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो इंटेंजिबल तैयार हो जाएगा, वो फार्मूला तैयार हो जाएगा, वो डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, फिर साइंसदान जो है वो सफ़े के ऊपर सारा डिज़ाइन तैयार करके वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे, फैक्ट्री वालों को कहेंगे अब इस डिज़ाइन के जूते बनाओ, अब इस फार्मूला पे बोतलें बनाओ, अब इस फार्मूला पे दवाई वैक्सीन बनाओ। बात समझ आ रही है, थोड़ा प्रोसेस समझ आ रहा है, ठीक है। कि साइंसदान बैठेंगे लेबोरेटरी में और तजर्बे शुरू करेंगे, रिसर्च शुरू हो गई, ठीक है। वैक्सीन तैयार हो रही, कोरोना की वैक्सीन तैयार हो रही है, तजर्बे चल रही, रिसर्च चल रही है और कुछ शक्ल निकलने लग गई, डेवलपमेंट शुरू होगी और अल्टीमेटली वो तैयार हो गई वैक्सीन, ठीक है। जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो उस वैक्सीन का एक फार्मूला होगा कि इसमें जो है वो इतनी मिर्चें, इतना नमक, इतना घी आपने डालना है तो वैक्सीन बन जाएगी, ठीक है। वो फार्मूला जो होगा वो एक सफ़े पे लिखकर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के हवाले कर दिया जाएगा कि ये सारी डिटेल्स हैं भाई, इस हिसाब से अब शुरू कर दो बनाना, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के अंदर बैठे हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चली है, ये है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालने की जगह।
अब यहां पर स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहता है जब तक तो सिर्फ रिसर्च चल रही है, आपको नहीं पता कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो आप रिसर्च का फेज ऐसे ही होता है, ठीक है ना, पता नहीं है क्या बनेगा, बस शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेकर। तो जब तक रिसर्च चल रही है तो जितने खर्चे होंगे इस लेबोरेटरी के अंदर बैठे हुए, चाहे वो साइंसदानों की तनख्वाहें हैं, चाहे वो उस लेबोरेटरी को आपने किराए पे लिया हुआ उसका किराया है, चाहे वो इक्विपमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और पता नहीं क्या कुछ वहां पे आपने रखा हुआ है, कोई फ्रिज, कोई एसी लगे हुए हैं, वो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है। जितने अरसे रिसर्च चलती रहे, रिसर्च पर होने वाला हर खर्चा, रिसर्च के लिए कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं आप, जो चीजें मंगवा रहे हैं वो खरीद के आप, यानी कि रिसर्च फेज चल रहा है तो लेबोरेटरी का हर खर्चा क्या है, एक्सपेंस। चाहे वो रिसर्च के ऊपर लगने वाला मटेरियल है, या रिसर्च करने वाली लेबर है, या ओवरहेड्स हैं, बिजली है, गैस है, इक्विपमेंट है, उनकी डेप्रिसिएशन होती है ना, ठीक है। तो रिसर्च फेज जब तक चल रहा है तो R&D डिपार्टमेंट का, लेबोरेटरी का हर खर्चा क्या है, एक्सपेंस। फिर एक वक्त आता है जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब क्या हो जाता है जी, अब वो कब स्टार्ट होगी, वो भी अभी स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स दी कि जब ये काम हो जाए तो समझो डेवलपमेंट शुरू हो गई, उम्मीद लग गई है। अब यहां जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे नहीं कि डेवलपमेंट स्टार्ट होते ही खर्चे कैपिटलाइज करना शुरू कर दो। स्टैंडर्ड ने आगे बढ़ के फिर एक और शर्त लगाई कि कुछ शराइत हैं, मेरी 6 शराइत हैं स्टैंडर्ड की, 6 क्राइटेरिया कहते हैं, मैं पढ़ाता हूं अभी वो भी, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ कल की जनरल डिस्कशन थी, उसी को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। 6 क्राइटेरिया अगर मीट हो जाएं तो जिस दिन वो 6 क्राइटेरिया मीट हो उससे ऑनवर्ड्स डेवलपमेंट अच्छी वाली है। जितने खर्चे इस फेज में हो रहे हैं इस लेबोरेटरी के अंदर, वो सारे एसेट बनाते जाओ। और जब तक ये 6 क्राइटेरिया मीट ना हो तो चाहे डेवलपमेंट भी चल रही है, ये बुरी डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के अरसे के खर्चे को भी क्या करो, एक्सपेंस आउट करो। तो ये हमने कल पढ़ा था ऐसे, ठीक है। आज न्यूमेरिकली करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स हैं तो रिसर्च फेज एक्सपेंस, डेवलपमेंट फेज 6 क्राइटेरिया मीट ना हो तो इसको कहते हैं, हम उर्फ आम में इसको कहा करते हैं बुरी डेवलपमेंट, जरा आसानी के लिए, ठीक है। ये कौन सी डेवलपमेंट होगी जी, बुरी डेवलपमेंट। तो जो बुरी डेवलपमेंट होगी, समझ रहे हैं, डेवलपमेंट है, ठीक है। और यहां पर क्या होगी जी, अच्छी डेवलपमेंट, ठीक है। तो जब तक 6 क्राइटेरिया मीट ना हो तो डेवलपमेंट का भी हर खर्चा कहां जाएगा, एक्सपेंस। और जब मीट कर जाए तो उससे ऑनवर्ड्स वाला, अब ये प्रैक्टिकली करके अभी देख लेंगे इंशाल्लाह, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो, ये तो हो गए सारी दुनिया के 5 इंटेंजिबल्स के अलावा सारी दुनिया के बाकी सारे इंटेंजिबल्स। अगर आपने खरीदे नहीं है, इंटरनली जनरेट किए हैं, तो उन पर ये रूल लगेंगे, ठीक है, सही है। और अगर ये 5 की बात हो रही है, अब वो से मिला के पढ़ना है, ये 5 ये 5 अगर इंटरनली जनरेटेड है, कौन कौन सी चीज, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, आपने काम शुरू किया, 10-15 साल में आपका नाम बन गया। आपने नाम बनाने के लिए काम शुरू नहीं किया था, काम शुरू किया था अच्छी नीयत से करते गए, नाम खुद बनता गया, कस्टमर सेटिस्फाई होते गए, प्रोडक्ट अच्छी होती गई, बिजनेस डेवलप करता गया, ठीक है। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल। चुप कर जाओ, ये 1-2 केसेस जो हैं, पहला दूसरा दिन है, अभी ना छेड़ो मुझे। पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट या मस्ट हेड्स, ठीक है। ये जो अखबारों के, सॉरी आज नए वाले बच्चे भी हैं ना जी, मस्ट हेड कहते हैं, मैंने लिखा हुआ है न्यूज़पेपर टाइटल्स, ठीक है। तंग वाला किधर गया आज, तंग हो गया आज, आया ही नहीं, ठीक है। तो जैसे जंग अखबार है तो उसका नाम जो है, टाइटल जो है जंग, ये क्या है, ये मस्ट हेड कहलाता है। ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है भाई। मैंने कल यहाँ पे बच्चा बैठा था, मैंने उसको कहा था, उसे तंग हो गया इस बात से, मैंने कहा कि जंग अखबार चल रहा था, इस भाई साहब ने सोचा, इसने सोचा, वो तो चला गया आज, ठीक है, कि मैं भी अखबार निकालूंगा, और इसने तंग अखबार निकाल दिया, इसने संग अखबार निकाल दिया। अब वो जंग के साथ साथ के तंग और संग है, लेकिन जो जंग की बात है वो तंग और संग में कहां, ऐसे ही है ना, सही है। क्यों, टाइटल है उसका, कितने साल से उसका नाम है। तो अगर कोई बंदा जाके जंग अखबार खरीदने लगेगा तो जंग अखबार वाले जंग के नाम के अलग पैसे लेंगे, क्योंकि इंटेंजिबल है। लेकिन जंग ब्रांड भी वही है, मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है ना, हाँ, ब्रांड भी वही है बिल्कुल। लेकिन क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, लेकिन ये जंग अखबार वालों को, या जे डॉट वालों को, या कैपलॉन पीवीपी वालों को, या
बिजनेस को या कॉलेज वालों को अपनी किताबों में इनमें से कोई भी इंटेंजिबल है, ये सारे इंटेंजिबल। भाई गुडविल आपको फायदा दे रही है, कस्टमर लिस्ट आपको फायदा देती है, पब्लिशिंग टाइटल आपका नाम है उसका फायदा है। आप कैपलान की बुक पढ़ियो और एक ऐसे ही जैपलान की बुक पढ़ी हो तो आप कैपलान को कहेंगे यार ये जरा ज्यादा ऑथेंटिक है, चलो ये ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको फायदा दे रही हैं, ठीक है। लेकिन आप इंटरनली जनरेट अगर इनको आपने किया, यानी काम करते करते ये खुद ब खुद बन गए हैं, तो आपको ये आप इसको अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल। अब ये स्टैंडर्ड ने कह दिया है। अब कभी पर्चे के अंदर वो आपको धोखा देने के लिए ऐसी बात कर भी देना, आपने उसके धोखे में आई कैप कभी कभी ये धोखा देगा आपको, कहेगा इंटरनली जनरेटेड और साथ कह देगा एस्टिमेटेड कॉस्ट इज इतनी, तो आप धोखा ना कहा जाना, क्योंकि स्टैंडर्ड ने जब ये कह दिया तो कह दिया। अब चाहे कॉस्ट रिलायबली मेजर हो भी रही है ना, तो इन 5 में अगर फॉल कर रही है इंटरनली जनरेटेड कोई चीज है तो वो इंटेंजिबल नहीं रिकॉर्ड हो सकता। भाई आइडेंटिफाइबल भी होगा, कैसे नहीं आइडेंटिफाइबल? अगर आज कोई मुझसे जो है वो मेरा ब्रांड या कस्टमर लिस्ट लेने आएगा, तो मैं वो कस्टमर लिस्ट मैंने 50 दफों की बना के रखी हुई है, यहाँ पे बच्चों के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के नाम सेपरेबल है, क्यों नहीं है? बिजनेस है वो, स्टूडेंट्स के नाम है वो, मैं उठा के दे दूंगा उनको, पैसे उनसे ले लूंगा। आइडेंटिफाइबल था क्या मतलब? सेपरेबल था तो अलग करके दिया। फिर उसके जहन में मेरे जहन में वो कीमत थी, दरमियान में स्ट्राइक कीमत को निकाली हमने, उसको जो उसने अब रिकॉर्ड करना है जिसने खरीदा। लेकिन उसकी बात बाद में करते हैं ना, पहले इधर तो कर लें बात, ठीक है। मैंने अर्ज किया कि ये 5 में से इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मस्ट हेड, ये पब्लिशिंग टाइटल या ये जो हो कस्टमर लिस्ट हो, तो ये इंटरनली जनरेटेड हो तो आपने इनको रिकॉर्ड नहीं करना। स्टैंडर्ड ने कहा ये समझाने के लिए, क्योंकि इनकी कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल नॉर्मली नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, सवाल धोखा देने के लिए ऐसी बात लिख भी देना, आपने इसके धोखे में नहीं आना। बस ये 5 स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है, अगर इंटरनली जनरेटेड है तो ये इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर यही आप खरीद लें, जैसे आपने कस्टमर लिस्ट बनाई, कोई आपसे खरीदने आ गया तो आपने पैसों की बेचनी है ना, तो जिसने खरीदी उसकी किताबों में ये एसेट है। तो अगर ये 5 में से कोई आप परचेज करेंगे तो फिर उसको क्या करना है? आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। ये बात हमने की थी जी कल। और अखबार नहीं बिक रहा था, देखो ना, जंग तो जल्दी बिक जाता, सुबह सुबह सारा खत्म हो जाता है। तंग नहीं ना बिक रहा था, आ गया तंग वाला। तुम संग वाले हो, आज हमने संग अखबार भी निकाल दिया, तुम्हारा कंपटीशन बढ़ गया। इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारे हैं। हाँ, कंपेटिटर गेम। अच्छा जी, कोई मसला यहां तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन कितनी देर में है, जरा पूछें जरा, कब तक आएगा? अच्छा जी, नहीं, ये आप सीएमए की क्लास में बैठे थे ना, वहाँ पे भी आपने खर्चे को ज़बरदस्ती बनाया था ना, ये इन्वेंट्री की तरह से, पीरियड कॉस्ट। भाई देखो, एक्रूअल का अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ ये है कि आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अगर आपने कौन सी कॉस्ट कह रहे थे, कोई खर्चा, कोई नाम बताओ, इंश्योरेंस मिसाल के तौर पे आपने 1 जुलाई से मिसाल के तौर पे 30 जून तक की आपने पॉलिसी ले रखी है। इस साल में आपका ईयर 31 दिसंबर है, इस साल में तो आपको सिर्फ 6 महीने की सर्विस मिली है इंश्योरेंस वालों से, अभी बाकी 6 महीने की तो आपने लेनी है। तो आप पेमेंट तो सारी एडवांस में कर देते हो, तो क्या ये सारे का सारा खर्चा इस साल में एक्सपेंस आउट करना ठीक है? नहीं, ये एक्सपेंस है, बाकी एसेट है। वो एसेट इंटेंजिबल नहीं है भाई, वो एक्रूड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड आपने एक एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है, जिसका फायदा भी आपको बाद में मिलना है। तो जब फायदा मिलेगा तब आप एक्सपेंस आउट करना, वो सिर्फ इतनी सी बात, इंटेंजिबल नहीं, ठीक है। आगे हैंड आउट दिखाओ जरा पहले मुझे। हाँ बोलो, सवाल बोलो। वो आज बात करेंगे, वो अभी इससे अगली बात वही थी। अगर हैंड आउट ना आता तो मैं पहले वो बात ही करने लगा था, लेकिन हैंड आउट आ गया तो एक सवाल करके इसको पक्का कर लें, उसके बाद फिर अगले सवाल में अमॉर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की जब बात आनी है तो उससे पहले मैं वो डिस्कस करने लगा, ठीक है। बुक अवेलेबल है, चलो आज होगी अवेलेबल, लेकिन चलो आज तो ये मिल गया ना इनको।
और ठीक है, बेहतरीन हो गया, अल्लाह करे। हाँ सही है, दे दो दे दो दे दो। FAR 1 की भी आ गई है वो तो कह रहे थे आ जानी है। अच्छा जी, चलें, बड़े मौके पे आया हैंड आउट, ऐसे जैसे इसका इंतजार था हमें। कल वाले हैंड आउट में क्या क्या था वो सारा पढ़ लिया था हमने। एक दिखाओ जरा कल वाला हैंड आउट। वो क्वेश्चन ना, वो असल में पेज कॉपी किया था तो ये 7 कॉपी हो गया। ये तो रीवैल्यूएशन का अभी नहीं करवाना, ये मौके पे करेंगे इंशाल्लाह। IAS 16 वाली रीवैल्यूएशन ही है, वो रिवाइज करनी है हमने। IAS 16 वाली रीवैल्यूएशन ने जान नहीं छोड़नी। IAS आपकी FAR 1 ने जान नहीं छोड़नी है, याद रखो। वो जो आप रीवैल्यूएशन करते थे ना IAS 12 में जाके, उसी के आगे पहले कितने 3 कॉलम थे, 2 और ऐड हो जाएंगे। IAS 12 में वो चल पड़ेगा। फिर आप IAS 37 में जाएंगे, डी कमीशनिंग, एक प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, आपने सिर्फ ज़बानी कलामी पढ़ा था, वो आ जाएगा। वहाँ पे भी आपके रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर भी वो चीज़ आ रही होगी। तो वहाँ पर फिर माशाल्लाह से 2 कॉलम बढ़ाकर आप टैक्स भी चूँकि आ जाता है, ये सारे काम करेंगे। तो रीवैल्यूएशन इंशाल्लाह अभी बहुत दफ़ा हमने रिवाइज करनी है। इसी तरह से ये इंटेंजिबल टेंजिबल की तरह से 2 मॉडल्स के अंदर हो सकता है, तो रीवैल्यूएशन यहाँ पे भी है, बिल्कुल वैसी ही है, रिवाइज करेंगे, अभी नहीं, फिर कभी। जरा ऊंचा बोलें दोबारा। बेटा अभी गुडविल इंटरनली जनरेटेड है, तो मैं कह रहा हूँ ये इंटेंजिबल ही नहीं है, तुम उस तरफ जाते क्यों हो? ये 5 चीज़ें तो इंटेंजिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप किसी बिजनेस की गुडविल खरीदने जाएं, किसी की खरीदने जाएं, परचेज करने जाएं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई गोगे, आज के बाद तुम यहाँ पे कोई और नाम लिख लो, गोगा नकीबिया नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमने पैसे पकड़ाए, ये पकड़ो 1 करोड़ रुपया, ये गोगा नकीबिया का नाम अब हम अपनी दुकान के बाहर लगाएंगे, तुम नहीं लगा सकते हो। वो दुकान तो फिर भी वहीं पड़ी है, वो अब चने फिर भी बेच रहा है, उसने कोई और नाम रख के बेचना शुरू कर दिए, गुडविल उसने बेच दी, अब वो गोगे के नाम से नहीं बेच रहा। गॉट इट? लेकिन ये बात तो तब हो जब ये इंटेंजिबल की बात हो रही है। ये जिस लिस्ट को देख के आप बात कर रहे हैं, इसको तो इंटरनली जनरेटेड होने की वजह से हमने वैसे ही गुडविल की लिस्ट से ही निकाल दिया। जी, सेपरेबल का मतलब है ही ये कि बिजनेस से अलग करके बेचा जा सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी तो एक इंटेंजिबल ही था, लेकिन हमने वो अपने बिजनेस से अलग करके बेच दिया, तो सेपरेबल इसी को, गुडविल भी ऐसे ही है, एक नाम है, वो नाम है ना, बेसिकली वो नाम ले गए। ब्रांड और गुडविल मिलते जुलते ही होते हैं, जरा ऐसे मिलते जुलते जी, कभी फर्क बताऊंगा। हाँ जी, चलें आगे। मेरे ख्याल में ना इसका सवाल करें ताकि फिर थोड़ा सा ये हजम ज़्यादा पक्के तरीके से हो जाए, ठीक है? इसका सवाल होगा इंटरनली जनरेटेड का, और उसमें भी ये वाली लिस्ट, ठीक है? आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर, ठहर जाए, क्वेश्चन नंबर 236 पेज के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको हैंड आउट मिला है, क्वेश्चन नंबर 8 भी नजर आ रहा होगा उसमें। आप जी बेटा, मेरे सवाल, हाँ अच्छा जी जी जी, बोले बोले। बेटा वो फिर देखेंगे ना क्या करेंगे, वो उस वक्त इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको कैश डेबिट इनकम किताबों में नज़र नहीं आ रहा होता, वो फिर देखेंगे जब कभी आएगा। वैसे ये सिलेबस में है नहीं, ये फाइनल में जाके पढ़ेंगे। हाँ, हमने इंटरनली जनरेटेड, ये हमने इनको इंटरनली जनरेटेड को जब रिकॉर्ड नहीं करना तो बेचना भी नहीं है। हाँ, ये इंटरनली जनरेटेड का थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है बेचने का पूरे बिजनेस के साथ आएगा, यानी बिजनेस कम्बिनेशन जब हम करते हैं ना, पूरा बिजनेस खरीदते हैं, तो वहाँ पे गुडविल के कुछ पैसे दे देते हैं, तो वहाँ पे फिर पता लग जाएगा आपको गेन लॉस भी कैसे निकलता है, ठीक है? और वहाँ पे भी आपको ये समझ नहीं आएगी कि जिसकी गुडविल खरीदी है वो तो पैसे लेके घर चला गया, उसने क्या एंट्री की है। तो बस वो सादा सी बात है। जब कभी ऐसी बात हो जाए ना, तो आप फ्रेमवर्क पे चले जाया करें, यानी अपनी बुनियाद पे। आप सोचें अगर आपकी गुडविल है, आपकी किताबों में रिकॉर्डेड नहीं है, और आपके पास कोई बंदा आया, उसने आगे कहा भाई ये ब्रांड आज से मेरा, ये पकड़ो 2 करोड़ रुपए। अब वो 2 करोड़ रुपए कैश आपके पास डेबिट हो गए, क्रेडिट किसको करोगे?
कैश तो डेबिट होगा, क्रेडिट किसे करोगे? गुडविल तो किताबों में है ही नहीं बेटा, रिकॉर्डेड ही नहीं है। अब हो सकता है कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो फाइनल में जाकर कि जी पहले इसको रिकॉर्ड करो और फिर साथ ही राइट ऑफ करो, या सादा बात रख लो आपके कैश डेबिट इनकम क्रेडिट करोगे। बहरहाल इस सिलेबस के अंदर है नहीं, जब आएगा तो देख लेना, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसे मसला है तो ऐसे फ्रेमवर्क में चले जाया करो, सादा कर लिया करो बात को। बहरहाल ये आउट ऑफ स्कोप है बात, जरूरत नहीं है इसकी वैसे, ठीक है। चलें आगे, सवाल कर लें जी बच्चों। ऑन 1 जनवरी 10 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फार्मूला। एक फार्मूला, कोरोना की वैक्सीन का फार्मूला बनाने का इन्होंने इरादा किया है और काम शुरू कर दिया है, रिसर्च शुरू कर दी है इन्होंने 1 जनवरी 2010 पे। ऑन 1 जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। तो पूरा 10 जो है वो सिर्फ रिसर्च ही चलती रही। तो इसका मतलब इस पूरे 10 वाले साल का हर खर्चा जो है वो इस रिसर्च से रिलेटेड कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में। अब वो खर्चे डिफरेंट हो सकते हैं, थ्योरी पढ़ाऊंगा ना जब वहां पे देख लेंगे, लेकिन जहन तो पहले बना लूँ ना, जहनी तौर पे तैयार तो हो ना वो चीज़ें। वैसे ज़बानी कलामी पढ़ी हो, वहाँ पढ़ेंगे तो अच्छा हाँ हाँ यही तो हम बात रोज़ करते थे। ये क्या खर्चे हो सकते हैं रिसर्च के अंदर? आपने एक फार्मूला बनाना है तो कोई आप रॉ मटेरियल खरीद कर लाएंगे जिसमें तजर्बा करना है, कोई आपने बंदे बिठाए होंगे साइंसदान जिनको आपने तनख्वाहें देनी है, कोई आपकी जो है वो एसी का बिजली का खर्चा आ रहा होगा, कोई इक्विपमेंट लेकर आए होंगे बाजार से जिसके ऊपर तजर्बे करने हैं, उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह होगी, यही खर्चे हैं। तो ये जितने खर्चे रिसर्च फेज के दौरान हो रहे हों ये खर्चे वही रहते हैं आगे डेवलपमेंट में भी। लेकिन जब तक रिसर्च चले वो एक्सपेंस आउट होते हैं, और जब डेवलपमेंट शुरू हो जाए तो 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद वही खर्चे कैपिटलाइज कर लेते हैं। वो आज सवाल में करने लगे हैं, ठीक है। एंट्रीज करके दिखाता हूं अब। तो 10 में रिसर्च चली। ऑन 1 जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर मेट ओनली ऑन 30/9। कहानी ना कुछ इस तरह की बन रही है। 1 जनवरी 2010 को हमने रिसर्च शुरू की और 1 जनवरी 2011 पर डेवलपमेंट शुरू की, लेकिन 6 क्राइटेरिया कब जाके मीट हो रहे हैं? यानी 30 सितंबर 11 तक नहीं मीट हुए थे। तो 30 नवंबर 11 तक की फिर जो खर्चे होंगे वो भी कहाँ चले जाएंगे? अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30/9/11, ठीक है। और उसके बाद आगे भी बात बढ़ाएं। उसके बाद जी तीसरे साल में ये 2010 का साल था, ये 2011 का साल है और ये 2012 का साल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इस दिन क्या हुआ? 6 क्राइटेरिया मीट हो गए। यानी इससे पहले जो डेवलपमेंट चली थी वो कितना अर्सा चली थी? 1 साल और 9 महीने चली ना डेवलपमेंट। 1 साल 9 महीने चली ना डेवलपमेंट। 1 साल तो रिसर्च थी। डेवलपमेंट जो बुरी वाली है 6 क्राइटेरिया से पहले वाली वो 9 मंथ्स 9 मंथ डेवलपमेंट चली, लेकिन ये डेवलपमेंट अभी 6 क्राइटेरिया मीट नहीं किया था। वो 6 क्राइटेरिया क्या वो पढ़ाता हूँ आज, ठीक है ना। वो सिर्फ जबानी पढ़ लेना है एक बार, उसका ट्रीटमेंट तो पहले सीख लें, पढ़ते रहेंगे बाद में, ठीक है। तो जिस दिन ये 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, 9 महीने गुजर चुके हैं, इस साल की डेवलपमेंट चल रही थी, तो इस 9 जब तक ये मीट नहीं हुए थे तो ये वाले सारे खर्चे भी कहाँ जाने हैं? एक्सपेंस में, ठीक है। अब 30/9 को 6 क्राइटेरिया मीट हो गया। अब इससे ऑनवर्ड्स जितने भी खर्चे हैं वो क्या होंगे? आयोग कहता है डेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 2012। तो जी इस साल में भी 10 महीने तक ये काम चला और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे 31 अक्टूबर 2012 पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो रिसर्च है उसको मैं येलो कर रहा हूं, ये जी रिसर्च चली, ठीक है। डेवलपमेंट है पर बुरी वाली डेवलपमेंट है, ठीक है। यहीं पे तस्वीरों से समझ लेंगे, फिर एंट्रीज में मसला ही कोई नहीं रह जाना इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब बुरी डेवलपमेंट है तो बुरी डेवलपमेंट ने भी कहाँ जाना होता है?
एक्सपेंस ही बनना होता है तो हम इसको स्काई ब्लू कलर दे दिया करेंगे, ये बुरी डेवलपमेंट है हमारी। ठीक है, तो रिसर्च एक्सपेंस, बुरी डेवलपमेंट एक्सपेंस, और उसके बाद जनाब शुरू होती है अच्छी वाली डेवलपमेंट। ये अच्छी वाली डेवलपमेंट हमने क्या करनी है जी, कैपिटलाइज करनी है। तो ग्रीन सिग्नल हमने दे देना है, ग्रीन सिग्नल, एसिड बनो 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 यहां तक के 31 अक्टूबर आ जाए बस। ठीक है, अब यहां पे आकर हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। हम साइंसदान जो हैं, जो लेबॉर्ट्री में बैठे होंगे जिन्होंने ये फार्मूला तैयार किया है, हम साइंसदान जो है इस फार्मूले को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले कर देंगे कि अब इस फार्मूले के तहत वैक्सीन बनाओ, लाखों करोड़ों बनाओ और बेचो। इसीलिए तो इसको इंटेंजिबल कहते हैं फार्मूला को, कि इसने अब फायदा देना है आपको। ये वैक्सीन का जो फार्मूला आपने तैयार किया है, अब इस फार्मूला के तहत आप वैक्सीन बनाएंगे और बेचेंगे और प्रॉफिट्स कमाएंगे। लेकिन उसके पीछे आपने मेहनत की, रिसर्च की, डेवलपमेंट की, खर्चे किए, तो खर्चे किए तो ये फार्मूला तैयार हुआ। और ये फार्मूला आप रजिस्टर करवा लेंगे अपने नाम पर, कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता, आपने यूज करना है। तो ये फार्मूला के तहत वैक्सीन आप ही बनाएंगे और आप ही बेचेंगे, तो ये एसेट आपको फायदा ही तो दे रहा है। वो सही है? जाग रहे हैं ना सारे? अच्छा, अब अगली बात बच्चों, ये मोबाइल वाले बच्चे, सारे कैमरा वाले बच्चे भी मोबाइल को यूज़ ना किया करें। ठीक है, अभी मुझे ऐसे लगा कि आवाज़ थोड़ी सी मिस हुई थी हाइब्रिड वालों? सही है, आवाज़ मिस तो नहीं हुई थी ना? मुझे शक पड़ा था, ध्यान से बैठना भाई। अच्छा, अब अगली बात, जिस दिन ये इंटेंजिबल तैयार होकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले हो गया, तो इस दिन ऐसे ही है, ज़रा इसको यूँ समझो, आप बिल्डिंग बना रहे थे IS 16 में। बिल्डिंग जब तक बनती रहती थी, आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते थे उसको, और जिस दिन वो कंप्लीट हो जाती थी तो आप उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से क्रेडिट करते थे और PPE में डेबिट करते थे, और उसके बाद उसको डेप्रिशिएट करते थे। क्या करते थे? ये वही है, बस नई बात हमने पढ़नी कोई नहीं है, हम बहुत सुस्त हैं, आपको पता है। तो ये इंटेंजिबल जो इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, ये दरअसल वो बिल्डिंग ही बन रही है, समझो। ठीक है, लेकिन मसला थोड़ा सा ये है कि वो बिल्डिंग जो होती थी ना, वो बस पहली ईंट रखते ही बनना शुरू हो गई है, वो कॉस्ट बनती थी। यहां थोड़ा मामला डिफरेंट है, हम फॉर्मूला बना पाए या ना बना पाए ये पता नहीं होता। तो जब रिसर्च चलती है तो ये खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट होते थे, पता नहीं ये फायदा देगा या नहीं देगा, खर्चा तो होता जाए, एक्सपेंस आउट करते जाओ, यहां तक कि डेवलपमेंट शुरू हो गई। लेकिन कुछ क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ने रखे हैं, सख्ती रखी हुई है इसके मामले में, वो मीट नहीं हुए थे तो भी आप क्या करते रहे? एक्सपेंस। अब जिस दिन वो क्राइटेरिया मीट हो गए, उससे ऑनवर्ड्स जो है, यूं समझ लें वो पहली ईंट जैसे हमने रख दी, वहां पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट होता था, यहां पे भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल कह लो, फॉर्मूला कुछ भी कह लो, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही, इंटेंजिबल डेबिट होने लग जाएगा, लेकिन है क्या? वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है। तो खर्चे है डेबिट इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस में, और क्रेडिट कैश या पेबल करते जाएंगे, यहां तक के 31 अक्टूबर आ जाएगा, इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया। अब इस दिन आप क्या करोगे? इसको ट्रांसफर करोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल का क्रेडिट करके इंटेंजिबल एसेट डेबिट कर लोगे, और अगला काम क्या करोगे? हाँ, अब वो यूज होने लग गया। अब हमने अंदाजा लगाया अगले 5 साल तक हम इस फॉर्मूला के तहत वैक्सीनें बना के बेचेंगे, हम अगले 5 साल तक इस फॉर्मूला के तहत कोला बना कर बेचेंगे। ठीक है, तो अब 5 साल, कोला बोला भाई मैंने, कोला, सॉरी मुझे याद नहीं रहा था, आपको रोजा लगा होगा, अभी ये जल्दी लग गया है। अच्छा, तो ये जब इंटेंजिबल तैयार होकर ट्रांसफर हो गया, मतलब CWIP से इंटेंजिबल में आ गया, अब ये यूज होने लग जाएगा। जब यूज होगा तो अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, यूजफुल लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज करना है। ठीक है, तो ये अमोर्टाइजेशन को मैं रेड कर देता हूं। ये जनाब 3 साल की एंट्रीज मेरे ख्याल में उसने मांगी है, ऐसे ही है। अब इसमें ना जनाबे वाला दो डेट्स ये भी दी हुई थी। अब अगली बात आती है, ये उससे भी ज्यादा अहम बात है। चलो, ये 31 अक्टूबर पे कंप्लीट हो गया, और आगे क्या लिखा है उन्होंने? ये नहीं, इससे अगली बात कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान सी बात है। अब जब ये 31 अक्टूबर को कंप्लीट होकर यूज होना शुरू हो गया, यानी इस दिन हमने फॉर्मूला फैक्ट्री के
मैनेजर के हवाले करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले करना है कि आप बनाओ इसके हिसाब से, तो ये यूज होने लग गया। अब क्या एक्सपेक्टेशन है, अगले 7 साल तक ये इंटेंजिबल इस्तेमाल होगा, तो इसकी यूजफुल लाइफ बस डिवाइड करो 7 से, और इस साल में कितने महीने, 2 महीने इस्तेमाल हुआ, तो 2 महीने की मोटाइजेशन उसी तरह से डेप्शन की तरह से एंट्री करोगे, मोटाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड मोटाइजेशन क्रेडिट। इतना ही आसान है ये। नहीं, आप कर लेना डेज के हिसाब से, हम तो मंथ्स के हिसाब से करेंगे। इतना ही आसान है ये, लेकिन देखो बच्चे इसको ज्यादा आसान ले लेते हैं और ये टेस्ट करता है, मरवा देता है। फिर ये नोट भी बनवाता है, इसमें नोट पीपीई की तरह से इधर बनता है। ये अहम बातें कर रहा हूँ, फजूल में तुम कब से लगे हुए हो आपस में, तो मैं एक आधा दिन बस बर्दाश्त करता हूँ, बच्चे समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कहता। मैं कुछ कहता हूँ जी, कभी कुछ कहा है, बस खड़ा कर दूंगा 1.5 घंटा क्लास के अंदर, अलग अलग कर दूंगा प्राइमरी के बच्चों की तरह से। यहां पे वो पीपी का नोट बनवाता है, जर्नल एंट्रीज मांगता है, डिस्कशन कहता है। 3 तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, तीनों ही आते हैं, कोई माफी नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल आसान है। देखो इंटेंजिबल हमने इंटरनली जनरेट कर भी लिया आज। अब इससे भी ज्यादा अहम बात, ये तो सारी समझ आ गई आपको, ठीक है, ये जबानी कलामी कल से शुरू किया था, आज इसको हमने तस्वीरी शक्ल में भी देख लिया, फिगर्स भी आ गई, डाटा भी आ गया, डेट्स की हद तक तो हम कॉन्फिडेंट हो गए कि किस अरसे का खर्चा कहां जाना है, किसका कहां। अब अगली बात की तरफ आते हैं जी। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली। 2010 के अंदर 50 मिलियन का खर्चा हुआ, के खर्चे हुए। ये खर्चे कौन कौन से होंगे, मैं बार बार, अब तो मैं थक गया हूं, गला खुश्क हो गया अभी रोजे के साथ बोल बोल के, अभी तक आपको याद नहीं हुआ ये कौन से खर्चे होंगे। नहीं, रिसर्च डेवलपमेंट तो बाद की बात है। ये जो साइंसदानों को तनख्वाहें दी, जो बिजली गैस के पेट्रोल के खर्चे हुए, जो मटेरियल लेबर वगैरह सब कुछ जितने भी खर्चे चल रहे हैं उधर, ये खर्चे हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल मैं आसान कर लेता हूं, मैं यूं कहता हूं साइंसदानों की तनख्वाहें, अगर आपको एतराज ना हो तो, ठीक है। 2010 में साइंसदानों को 50 मिलियन की तनख्वाहें दी गई हैं। ये कितने महीनों की हैं 2010 में? पूरे 12 महीने की। अब भाई वो आप कहोगे सर इंटेंजिबल तो मान ही रहा, तो भाई मैंने कब कहा है कि आप एसेट बनाओ, तो उनको तो तनख्वाह देनी है ना, जो है वो घर बार छोड़ के यहाँ साइंसदानियां कर रहे हैं बैठे आपके, ठीक है, उनको तनख्वाह जा रही है, 12 महीने का एक्सपेंस कर रहे हो, एक्सपेंस डेबिट कैश है, तो वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो आपको 2010 में आपने जो 50 मिलियन पे किया, ये कितने महीनों की तनख्वाहें हैं साइंसदानों की? 12 महीनों की, ठीक है जी। नेक्स्ट 2011 के अंदर भी काम चल रहा है, साइंसदान बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेसिकली ये एक्सपेंस की बजाय ज्यादा बेहतर था कॉस्ट लिखा होता, मैं फिर कहता कॉस्ट में से कितनी एक्सपेंस बनाओ कितनी एसेट, लेकिन अब सवाल ने एक्सपेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉस्ट हैं, ये क्या है? 50 मिलियन की कॉस्ट 2010 में पूरे 12 महीने की है, तो बोलो अच्छा 2011 के अंदर कितनी कॉस्ट आई है? ये 2011 के कितने महीनों की कॉस्ट है? 12 महीने काम चलता रहा है, ये कॉस्ट 12 महीनों की है। एक्सपेंस में जाना है या एसिड में जाना है, मेरा ये सवाल तो अभी है ही नहीं, ठीक है। और इसी तरह से 2012 के अंदर भी ये 12 महीनों की कॉस्ट आ गई, 12 महीनों की। हाँ, मैं यही कहने लगा था कि 95% बच्चे ये गलती करते हैं पर्चे में कि इसको 12 कहते हैं। नहीं कहना, ये याद रखना है, ठीक है भाई साहब। साइंसदानों को हमने कहा चलो निकलो घर चलो, फॉर्मूला पकड़ाओ, कोई काम नहीं है, या किसी और प्रोजेक्ट पे लगाएंगे ना, वो मैं यूं आसानी के लिए कह रहा हूं कि उनको कहेंगे भाईजान बस बन गया फॉर्मूला, चलो जाओ कार हो, छुट्टी करो, चलो भागो निकलो यहां से, कोई काम नहीं अब तुम्हारा, हमने और कोई फॉर्मूला नहीं बनवाना अगले 10 साल, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे कोई और साइंसदान, तब तक आ जाएंगे, ठीक है। तुम अब जाओ बस काम खत्म हो गया। तो जब 31 अक्टूबर में काम ही खत्म हो गया है तो फिर काहे का खर्चा भाई? बात समझो, ठीक है। इस दिन काम शुरू हो गया, साइंसदान बिठाए हैं तो शुरू है, इस दिन से खर्चे करने शुरू किए, करते 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 इस दिन इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। साइंसदानों का चलो निकलो, तनख्वाह देंगे फिर घर बिठा के उनको, तो बेटा वो होगा तो ठीक है, इस इंटेंजिबल की कहानी तो खत्म हो गई है। तो वो एक्सपेंस करोगे तो देखी जाएगी, ये खर्चा उससे रिलेट नहीं करता, ऐसी कोई बात उसने लिखी नहीं हुई क्लियरली, क्योंकि यहां पर उसने कहा एनडीटी ने रिसर्च शुरू की फॉर्मूला पर, और इस दिन डेवलपमेंट शुरू की, और इस दिन क्राइटेरिया मीट हुआ, और ये डिटेल है एक्सपेंसेस की जो इनकर हुए इवनली, कहानी तो उसी की चल रही है, तो अलग से कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये आखिरी साल के अंदर मसला आएगा,
आपको और आप जैसे कईयों को। तो बस आपने ये देखना है कि जिस साल में काम खत्म हो रहा है उस साल में अनलेस कि वो कह दे ये 12 महीनों का खर्चा है, खुद से अज्यूम नहीं करना। अगर 12 महीनों का खर्चा होगा लेट्स से, तो कोई बात नहीं है, 12 महीने के पैसे दोगे, एसेट में तो 10 महीने डालोगे ना, बाकी 2 एक्सपेंस तब करना जब वो एक्सप्रेसली कह दे कि ये 12 महीनों का खर्चा है। वरना खामोशी केस के अंदर आपने हमेशा जब इंटेंजिबल पे काम रुक गया तो जो कॉस्ट सवाल में गिवन होगी उसको भी वहां पे रोक देना है। यानी कि ये खर्चे जो हैं, कोई साइंस नहीं मैं दिखानी थी, तुसी समझा कोई साइंस होनी है, सादा बात थी जो पहले बच्चों ने पकड़ ली, लेकिन मैंने कहा चलो जरा गलत करके थोड़ा शुगर लगाते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ये सब बच्चे गलती करते हैं इन सवालों के अंदर आके, ये गलती लाजमी कर जाते हैं। ठीक है, अनलेस के सवाल एक्सप्रेसली मुंह से ना कह दे कि काम तो 31 अक्टूबर को खत्म हुआ था लेकिन ये सैलरीज वगैरह ये कॉस्ट जो ये 12 महीनों की हैं, तो फिर आप 12 महीने लेंगे, वरना ऐसा कभी नहीं करना। बस ये सादा सी बात जहन में रखनी है। ये इंटेंजिबल बनाने के लिए बिठाया था उनको 1 जनवरी को, खर्चे शुरू हो गए 31 अक्टूबर, 12 को इंटेंजिबल बन गया तो खर्चे बंद, कहानी खत्म। अब कहीं और जाके बिठाओ, वहां पे फिर नई डिसीजन मेकिंग करते रहो, यहां से तो निकालो ना। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। ओके डन, क्योंकि इंटेंजिबल बन गया। अब उसके बाद इंटेंजिबल का खर्चा क्या है, अमोर्टाइजेशन। अब ठीक है, सही है, चलो। अच्छा जी, अब कहानी कुछ ऐसी बन गई है जी अब कि 50 मिलियन का खर्चा जो है ये जनाब 50 मिलियन का खर्चा है, ये अगले साल कितना है, ये 60 का है। हाँ, ये सारे साल का ही चेक करें। और उसके बाद 25 का है, ये सारे साल का है ना, इसकी ब्रेक इधर लगा दें। ये मैंने ऐसे बड़े बड़े करके लिखे, मतलब ये आपको ज़रा मैं पीरियड बताना चाह रहा था। ओ तो इसको क्या हुआ, मैं भी नाराज़ हो जाऊंगा ये बोलने वालों से, बता दो इनको जी बच्चों। अब बस अब क्या क्या बचा, अब बस अब तो एंट्रीज ही बची हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, करें जी। अच्छा, वैसे रिक्वायर्ड क्या था मैंने देखा नहीं, मैं तो क्या सारा कुछ ही करा देना इसका। अभी एंट्रीज करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। उन्होंने क्या मांगा है, 5 जनरल एंट्रीज, बेहतरीन हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट जनाब, और बैलेंस शीट। ठीक है जी, 3 साल का जी, 3 साल का जी। शुरू कर दे। 2010। अच्छा जी, अब ये इस तरह की टाइमलाइन आपने बनाया नहीं करनी है, आपने पर्चे के अंदर तरतीब पता है क्या रखनी है ऐसे सवालों के लिए। आपने यूं फटाफट लिखना है, लिखना जरूर है फिर भी। ठीक है, आप यूं लिखोगे 1 जनवरी 10 रिसर्च स्टार्टेड। ठीक है, अपने पास ऐसी रफ सा लिख लेना है। उसके बाद 1 जनवरी 11 डेवलपमेंट स्टार्टेड, ऐसे करना है। क्योंकि टाइमलाइन मैं बनाऊंगा हर सवाल में, शुरू में तो वैसे ही बना रहा हूं, शुरू में से 1-2 बना भी ले, लेकिन पर्चे में इसी वजह से बहुत टाइम ज़ाया होगा, तो आपने ये काम कर लेना है अपने पास। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर या 30 सितंबर जो भी कर लें, एक ही बात है। 30 सितंबर 11 पर 6 क्राइटेरिया मेट, और 31 अक्टूबर 12 पे डेवलपमेंट कम जी। तो बीच में बैटरी खत्म हो गई इसी तरह कैमरा की, मैंने कहा आप इस तरह से डेट्स लिख लेंगे। और जब कैमरा बंद हुआ तो भाई को सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने चुप करा दिया इनको। अब सवाल करें, क्या कह रहे थे आप? ऑनलाइन वालों ने भी सुनना होता है ना सवाल। सर अगर हमें उम्मीद हुई कि इंटेंजिबल 1 साल और लग जाएगा, लेकिन बन पहले गया है, तो उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइंटिस्ट की कोर्स लिखे हुए कि अगर उनको हम टर्मिनेट करते हैं तो एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, तो इसकी कोर्स में ऐड करेंगे। भाई का सवाल है कि अगर आपने साइंसदानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है कि आपको हमने इतने पैसे देने ही हैं, और मतलब मिसाल के तौर पे हमने उनको 2 साल के कमिट किए हुए थे पैसे, और साल में इंटेंजिबल बन गया, तो अगले साल के पैसे कमिटमेंट के तहत उनको देने पड़ेंगे या जुर्माना देना पड़ेगा, तो क्या वो इंटेंजिबल में ऐड करेंगे? आंसर इज़ नो। ठीक है, इंटेंजिबल बन गया बस। भाई इंटेंजिबल में ये भी तो ऐड कर सकते थे, फिर कर लो। ये एक आगे जाके एक बात पढ़ाऊंगा, IAS 38 ने स्पेसिफिकली ये बात इस तरह से भी की हुई है कि जब यहाँ पे पहुँच के पता लग गया कि इंटेंजिबल बनने लग गया है,
तो कुछ साइंसदानों ने कहना है, ये अकाउंटिंग वाले, आप मेरे जैसे साइंसदानों ने कहा कि क्यों ना ये खर्चे भी आप कैपिटलाइज कर दें। स्टैंडर्ड ने कहा रहन दो, हुन जो एक्सपेंस हो गया सो हो गया, इस दिन से शुरू करो, और जिस दिन ये खत्म हो जाए उस दिन इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनना खत्म। उसके बाद अगर ऐसी कोई कमिटेड कॉस्ट है तो ठीक है, वो आपका एक्सपेंस है, इससे पहले भी तो एक्सपेंसेस हो ही रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, तो कैमरा जब ब्रेक हुआ, कि आपने ये डेट्स इस तरह से लिख लेनी है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि इस अरसे के दरमियान एक्सपेंस कोई भी खर्चा है, इस अरसे के दरमियान वाला भी एक्सपेंस, और ये इसके दरमियान वाला कैपिटलाइज होना है, और इसके बाद तो फिर कोई खर्चा नहीं है। फिर वाहिद खर्चा जो बचता है वो क्या है, इंटेंजिबल बन गया तो यूज हो रहा है तो अमोर्टाइज करेंगे, या जो नहीं करेंगे वो फिर आज पढ़ाता हूँ अभी दूसरे केस वाला, ठीक है। फिलहाल तो अमोर्टाइजेशन ही सीखते हैं इस एंट्री इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज हम करने लगे थे, तो 2010 में डेट शीट की कोई कैद नहीं है, एंट्री करवाओ। रिसर्च, रिसर्च के स्पेलिंग क्या होते हैं? सही तो लिखे हैं, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट। एंड वालों जरा बताना, ये नजर आ रहा है बेटा आप? रोजा लगाओ तो रिसर्च के एक्सपेंस भी जहन में नहीं आ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है जी। लगा नहीं होता, मतलब वैसे ही कैश क्रेडिट 50 पूरे का पूरा, और कोई खर्चा 2010 में नहीं। 2011 में आपके पहले 9 महीने डेवलपमेंट चली है, लेकिन वो डेवलपमेंट पैड़ी वाली है, पैड़ी वाली डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेंस में, पैड़ी समझते हैं ना, हाँ, बुरी वाली डेवलपमेंट जो है, जब तक 6 क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो तो डेवलपमेंट फेज का भी हर खर्चा एक्सपेंस आउट होना है। अब नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप सिर्फ एक्सपेंस भी लिख दें, तो चलो हम डेवलपमेंट एक्सपेंस लिख लेते हैं। डेवलपमेंट थोड़ा फर्क भी हो गया, पहले 12 महीनों में रिसर्च एक्सपेंस था, डेवलपमेंट तो शुरू हो गई लेकिन 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए, डेवलपमेंट एक्सपेंस ही है, ठीक है, ओके। तो डेवलपमेंट, और अगर कभी इकट्ठा दे देगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख दिया करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अलग था, तो डेवलपमेंट एक्सपेंस। लेकिन ये डेवलपमेंट एक्सपेंस 9 मंथ्स चलना है, ठीक है, और उसके बाद अगले 3 महीने जो है वो इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट एक्सपेंस भी डेबिट होगा, इंटेंजिबल एसेट भी डेबिट होगा, और कैश या पेबल जो भी है, कैश ही कर रहा हूं, वो क्रेडिट होगा। अब 2011 के अंदर टोटल खर्चा हुआ कितना? 2011 के अंदर टोटल खर्चा हुआ 60, इसमें से पहले 9 महीने का खर्चा एक्सपेंस में जाना है और अगले 3 महीनों का इंटेंजिबल, तो टोटल खर्चा कितना है? हाँ, WIP लिख लो यार, फर्क नहीं पड़ता, अगले सवाल में लिख लेंगे, या चलो एक एंट्री इजाफी करवानी है तो लिख लेते हैं, लिख ले। वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन CWIP, एसेट नहीं लिख रहा था मैं, ठीक है, जरा जगह तंग है ये, ठीक है, बिल्कुल, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके डन। लेकिन एक एंट्री अब इजाफी करनी पड़ेगी, फिर पता नहीं अब सोल्यूशन के अंदर, किताब में जब सोल्यूशन में देखता हूँ उसके अंदर शायद फिर वो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, लेकिन एक वाद ही है ना, एंट्री ज़्यादा ही है, ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है तो जी। कैश 60 से क्रेडिट हुआ। अब इधर देखिएगा ज़रा, ये 60 जो है ये 9/12, और ये 60 जो है ये 3/12 करना है हमने, ठीक है जी, बोले 45 15, लो जी, गल वधदी अगे जा रही है, चलो ठीक है। आपके पास तो ये गुंजाइश नहीं ना होती, लेकिन आप वैसे ही गुंजाइश छोड़ते नहीं है ना, आप तो एंट्री करते ही कैसे हैं, इधर एंट्री लिखते हैं और बिल्कुल एंड पे डेबिट क्रेडिट लिखा होता है, तो आपके पास तो वैसे ही खुली जगह हैं। अच्छा जी, 2011 एंड हो गया, कोई और खर्चा तो नहीं था, अभी सवाल बढ़ेंगे, वो लंबे सवाल हुआ करेंगे, आप पास पेपर के अंदर काम यही कर रहे होंगे, उसके अंदर भी चीज़ें ज़रा बढ़ जाएंगी। जैसे उन सवालों में ये कहेगा इक्विपमेंट भी हमने लिया है लेबॉर्ट्री में रखने के लिए, रिसर्च के लिए, अब उसकी डेप्रिसिएशन जितने अरसे रिसर्च चलेगी वो एक्सपेंस, जितना सा डेवलपमेंट चलेगी बुरी वाली एक्सपेंस, अच्छी वाली एसेट, अब ये सारे काम आप कर रहे होंगे।
तफसील तो यहाँ तक जाके आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। FAR 2 की क्लास है आपकी आज? FAR 1 की है? चलो बैठ जाओ, वैसे अभी शुरू तो नहीं हुई। वो कब शुरू होनी है आपकी क्लास, कब खत्म होनी है? 10:45 पे। कल 11:15 हुई थी। कल माफ कर दो, आज जल्दी कोशिश करेंगे। अच्छा, यानी कि पौने 11 तक तो टाइम है ना मेरे पास। 10-15 मिनट चलो, पहले 1-2 दिन मांगे हुए सिर्फ, उसके बाद आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मसला अच्छा सुन, चुप है। अच्छा चुप करे ना, कोई नहीं, इतना काम नहीं करना, इजी काम है। सुन ले, काम हमने कर लिया है आज, नहीं इतना पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा ही पढ़ना। अच्छा, अब अगला साल आता है जी 2012 का। 2012 के अंदर ये 25 रुपए का खर्चा जो है, ये सारे का सारा। अच्छा, यहां पे थोड़ी सी बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे यहां कहीं डेवलपमेंट अच्छी वाली स्टार्ट होती, ये 25 को बांटना पड़ता। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी जनवरी फरवरी बुरी डेवलपमेंट चली है और मार्च से अक्टूबर तक के 10 महीने जो है 8 महीने जो है वो अच्छी है। तो जब आपने इस 25 को बांटना था, तो अगर करते, ये तो अभी है नहीं सवाल में, कि सवाल में अगर आ जाता है ऐसे, तो 25 इंटू 2/12 नहीं करना था, ये है ही 10 महीनों की कॉस्ट। तो 25 इंटू 2/10 और 8/10 करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये नौबत आई नहीं, क्योंकि ये सारे का सारा अरसा जो है डेवलपमेंट अच्छी वाली ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, इसलिए इंटेंजिबल में ही जाना था। इसको हमने फ्रैक्शन लगा के तोड़ना नहीं है। कैप वाले भाई समझ आई ये बात? किसी को समझ ना आई हो तो निकल जाए क्लास जी। नहीं ना निकले, बता दें, बोले कहते जान दो, जाओ यार, तुसी जाओ, रास्ता दो यार इनको भाई को। अच्छा जी, 2012 इंटेंजिबल, हाँ जी CWIP लिख दिया, अब एक बार तो बार बार लिखूंगा ही। CWIP सारे का सारा 25, ये डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये आपकी सिर्फ एक CWIP वाली फरमाइश की वजह से दूसरी एंट्री आ रही है, ठीक है। और वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री होगी इंटेंजिबल डेबिट, CWIP ऑफ इंटेंजिबल क्रेडिट, ठीक है। तो इंटेंजिबल लिख लो या फॉर्मूला लिख लो, कुछ भी है, बल इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, ठीक है। और इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। अब इधर देखो, 15 डेबिट हुआ था, 25 डेबिट हुआ था, तो ओ और ओ 40, तो 40 का ओ तैयार हो चुका है, उसको इंटेंजिबल बना लें, ठीक है। तो इंटेंजिबल डेबिट, ये 40 कैसे बना? 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 40 जी। कर दिया जी, कर दिया जी। अब ये जी तैयार हो गया है। अब ये कह रहा है भाई हुण मैनू इस्तेमाल करो तो अमोटाइज भी करो। 7 साल तक मैंने फायदा देना है, तो 7 साल पे मेरी कॉस्ट को ऐसे बराबर बांटो कि मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट ना हो, ठीक है। अच्छा जी, तो इंटेंजिबल की अमोटाइजेशन की एंट्री होगी अमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन कर लें या इंटेंजिबल क्रेडिट कर लें, कोई मसला नहीं है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन ही करते हैं जैसे पहले करते आए हैं, क्योंकि नोट बनाने के लिए यही बेटर प्रेजेंटेशन ऐसे ही करते होते हैं। अब इधर देखिएगा जी, 40 की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स, लेकिन ये साल की डेप्रीसिएशन अमोटाइजेशन है, लेकिन ये तो इस साल में सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल हुआ, तो 1 नहीं कर लो यार, माफी दे दो, 0.95। लो जी, ये रिक्वायरमेंट कौन सी थी? नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स है जी, रेलेवेंट। पार्ट 2 शुरू करना है, करो।